पिछले क्लास में हम साइंस का वॉल्यूम 1 आपके सामने लाके प्रस्तुत किए थे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन थे साइंस के। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हम उसका वॉल्यूम 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें और बचे हुए टॉप 30 सवाल आपके सामने आज हम प्रस्तुत करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। सवाल अच्छे अच्छे हैं, पढ़ने के साथ ही आपको एहसास भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। इसका सही आंसर होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं विरंजक चूर्ण का? तो सर, कपड़ों की सफेदी के लिए, कीटनाशक में इसका इस्तेमाल करते हैं, जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन है CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, Ca। इसका सही आंसर होगा CaOH का होल 2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान, ऑप्शन दिया हुआ है 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, या 10 हो जाए। तो सर, आपको पहले यह समझना होगा कि जब इसमें अम्ल का बात हो रहा है तो वो 0 से लेके 7 के बीच में हो, क्योंकि कल ही क्लास में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि अम्ल होने के लिए पीएच मान 0 से 7, 7 से कम हो और 0 से अधिक हो। तो सर, यहां पे क्या है? 7 से कम हो जाए। इसका सही आंसर होगा अम्ल वर्षा के लिए 7 से कम होना चाहिए पीएच मान। हाँ, अम्ल वर्षा का एक चीज और आपको समझना है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है। तो ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे। SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, और यही कारण है कि अभी ताजमहल धीरे धीरे व्हाइट से क्या होते जा रहा है? सफेद से पीला होते जा रहा है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन है TB, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया है सफेद, हरा, लाल, भूरा। देखिए, ये फोटो आपके सामने है, यह है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। इसको देख के आपको खुद ही एहसास हो जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है हरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम क्या करते हैं हम? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और कभी कभी क्या है, जब एग्जाम को और टफ करना रहे तो सोडियम के साथ साथ या सोडियम के अलावा आपको पोटेशियम दे सकता है। ये दोनों चाकू से काटा जा सकता है। देखिए फोटो, ये है आपका सोडियम और ये है पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या हो? ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो इसका सही आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। अब क्या है, पहले एक चीज और आपको समझना है कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया कहां जाता है। तो सर, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए। नेक्स्ट है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CH3COOH, दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा है C12H22O11, और चौथा है CH3CHO। तो इसका सही आंसर होगा C12
H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए इसके साथ थोड़ा बहुत और जान लीजिए, पता नहीं कौन सा सवाल आपको पूछ दिया जाए। तो सर एसिटिक एसिड, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दूसरा C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का। तीसरा चीनी का होता है, जो अभी हम बता चुके थे, C12H22O11। और चौथा एसिटल्डिहाइड, ये होता है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ऑप्शन है CH3OH, C2H5OH, C2H6OH और C2H2OH। तो इसका सही आंसर होगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधा होता है अपचयन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है। ये अभी सवाल आपको दिखे जा चुके हैं, फिर भी देखते हैं फिर से। ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन या हेक्साक्लोरोइथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ये अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बताए थे। नहीं, ये नहीं बताए थे, दूसरा था। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऐसे बहुत सारे गैस हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। वृक्क का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। नेक्स्ट है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो सर जब कभी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब का बात हो तो वो दर्पण है आपका अवतल, ये हमेशा आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और कभी जब उत्तल का बात हो तो ये क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और समतल क्या करेगा, समान बराबर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो सर कभी भी जब मुकुलन दिया रहे तो आपके पास ईस्ट ऑप्शन में रहेगा, और या तो अगर ईस्ट नहीं रहा तब आपके पास हाइड्रा का ऑप्शन रहेगा। क्योंकि हाइड्रा क्या है, इसमें मुकुलन या तो बहुविखंडन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन डाल सकता है। तो आपको याद रखने की जरूरत है, अगर ऑप्शन में ईस्ट नहीं आता है तो आप हाइड्रा मारिए, और अगर कहीं बहुविखंडन का बात हो तब भी आप हाइड्रा मार सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया या ईस्ट। इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। अभी तुरंत हम इसको पिछले क्वेश्चन में समझ चुके थे। देखिए इसमें एक और सवाल है, अमीबा कैसे होता है। तो अमीबा होता है द्विविखंडन, विभाजन के द्वारा ये क्या करता है, प्रजनन करता है। देखिए यहां पे है, ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा का प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, और ये है आपका अमीबा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो पहला है स्नेल का नियम, जिसमें क्या होता है, अपवर्तन कोण का साइन और आपतन कोण का साइन का अनुपात हमेशा अस्थिर होता है। फिर है दूसरा आपतन और अपवर्तन की दिशा, ये दूसरा नियम कि आपतन किरण, परावर्तन, आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है।
ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म। तो सर आप पहले ही देख चुके होंगे ऐसे एक उपकरण का इस्तेमाल हम करते थे जिसमें क्या होता था, प्रकाश आता था और यहां से 7 भागों में विभाजित हो जाता था, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इसको याद करने का तरीका क्या था, बै जा नी हा पी ना ला, कौन कौन से थे? तो देखिए ये है बैंगनी, ये है जामुनी, ये है नीला, ये हरा, ये पीला, नारंगी और ये लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? अभी यही चीज आपको बताए थे। देखिए बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो जब कभी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा बोला जाए तो ये होता है लाल का, यही देख लीजिए, लाल का तरंग दैर्घ्य हमेशा अधिक होता है। और बैंगनी का सबसे कम होता है। यही कारण है कि ट्रेन में या कोई खतरनाक जगहों में जब कोई साइन देना रहता है तो रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला होने का कारण है? ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा प्रकीर्णन या तीसरा अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला होने का कारण प्रकीर्णन होता है। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। क्या है परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब होता है दर्पण में प्रतिबिंब का दिखना या पानी की सतह पर प्रतिबिंब का दिखना। प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस चली जाती है, उसी को कहा जाता है परिवर्तन। फिर है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है पानी में डूबा हुआ चीज आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आपको सबसे आसान होगा याद करने का कि अपवर्तन का मतलब होता है हर सवाल में आपको प्रतीत होना। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में हमेशा याद रखिएगा इसमें रंगों का बात हो रहा होगा, लाल रंग दिख रहा है, ब्लू रंग दिख रहा है, काला दिखता है, ये सारे प्रकीर्णन के कारण होते हैं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक होता है? ऑप्शन है वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए वाट का होता है विद्युत शक्ति, वोल्ट का होता है विद्युत विभवांतर और ओम होता है आपका विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट आते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। वोल्ट का और ओम का हम अभी पहले ही देख चुके हैं कि वोल्ट का क्या है विद्युत विभवांतर, वाट का विद्युत शक्ति, ओम का विद्युत प्रतिरोध। बचा हुआ जूल है, तो जूल किसका होता है आपका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन जूल, वॉट, एम्पियर या वोल्ट। तो सर अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम पढ़ चुके थे कि वोल्ट का एसआई मात्रक वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए ये लिस्ट है, आप कोशिश कीजिए इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए, हो सकता है कहां से एग्जाम में पूछा जाए, कोई नहीं कह सकता। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, आमीटर या मोटर। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को गैल्वेनोमीटर कहा जाता है।
नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण और दिशा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात हो तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। देखिए निर्वात का मतलब है उसमें कोई गैस नहीं भरी रहती, तो यह गलत होगा। इसका सही आंसर है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। उस निष्क्रिय गैस में आप देखिएगा आर्गन गैस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो क्या होता है, बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो पाया जाने वाला यह फिलामेंट है इसको ऑक्सीकृत नहीं होने देता है और बल्ब ज्यादा समय तक चल पाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित कर देता है या रूपांतरित कर देता है? ऑप्शन है तापीय, नाभिकीय, सौर या अस्थितिज। तो इसका सही आंसर होगा अस्थितिज ऊर्जा को जल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंगो या एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। फिर है ये आज आपका लास्ट सवाल है, 30वां सवाल। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो सर इसके लिए क्या होगा, आपको एक लिस्ट देख लीजिए। इसमें क्या होगा स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए ओजोन का जब भी बात हो तो देखिए पृथ्वी पे जितने लोग पाए जाते हैं ओजोन सबके लिए बराबर है। तो इसके लिए आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको समताप मंडल, सबके लिए समान। यहां देखिए यही है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर कहां है? स्ट्रेटोस्फीयर। बाकी भी है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिएगा। जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन, पानी गिरना, धुआं, आंधी तूफान आना। फिर उसके बाद है मध्यमंडल, मध्यमंडल में ही क्या होते हैं, उल्का पिंड आते हैं। फिर उसके ऊपर है तापमंडल, तापमंडल में जो जितने सैटेलाइट लगे हुए हैं वो सारे तापमंडल में ही रहते हैं। और सबसे ऊपर है बाह्यमंडल। चलिए ये साइंस का दूसरा वॉल्यूम में खत्म हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी हो तो उसको यूट्यूब कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए थैंक यू।